चूल्हा। तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का ऑल मेजर पेपर। ऑल मेजर पेपर मतलब मेजर पेपर 6, 7 और 8 के नोट्स। लेकिन उससे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस SKMU दुमका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर, यहाँ पे देखिए लिखा है मेजर कोड मेजर पेपर 6। इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र के बारे में, ठीक है। इसका पहला यूनिट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नेचर एंड स्कोप। दूसरा है आपका पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पे जो आपको नोट्स दिया जाएगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, ठीक है। अगला है यूनिट 2 जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन और दूसरा है आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन, ठीक है। यूनिट 3 है जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल एलाइट, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के बारे में। और 4th नंबर पे है आपका पॉलिटिकल कमीशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ये आपका मेजर पेपर 6। मेजर पेपर 7 में आपको पढ़ना है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यानी कि विभिन्न देशों के साथ हमारा भारत का क्या कंपैरिजन है, ठीक है, राजनीति में, ये आपको जानना है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ, USA मतलब अमेरिका के साथ, चाइना के साथ और स्विट्जरलैंड के साथ। इन सब के संविधान और हमारा संविधान, इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, ये जानना है, ठीक है। यूनिट 1 है डेफिनेशन नेचर स्कोप एंड कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। यूनिट 2 है आपका अप्रोच टू स्टडी कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच। एंड यूनिट 3 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड यूनिट 4 है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशियरी और है आपका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में सुधार करने के तरीकों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर पेपर 8 जिसमें आपको पढ़ना है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया यानी कि भारत में लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। इसमें आता है हमारा यूनिट 1 जिसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिट 2 फिर आता है हमारा, ठीक है, पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। फिर आता है यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो कुल मिला के आपने सिलेबस को देख लिया क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं नोट्स। तो देखिए नोट्स जो है आपका सबसे पहले ये मेजर पेपर 6 का नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आपको ये कंप्लीट नोट्स जो है ये 44 पेज का ई बुक है। ई बुक मतलब PDF के फॉर्म में जो बुक रहता है उसको जब आप ऑनलाइन देते हैं तो उसको ई बुक कहा जाता है, मतलब PDF को ही आप ई बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स है आपको गेस्ट पेपर जैसा है आपको ऑनलाइन मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे। ज्ञान सागर ऐप आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। 60 रुपये का प्राइस है। SKMU दुमका का कोर्स खरीद लीजिएगा। एक बार खरीदिएगा तो आइए आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा, मतलब सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सभी के लिए एक ही बार में 60 रुपये में हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है सबसे पहला प्रश्न, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र की व्याख्या करें। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पहला प्रश्न, ठीक है। पहले आपको इंग्लिश में बताया गया है, फिर आपको हिंदी में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा गया है, छोटा छोटा आंसर लिखा गया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। आपको इसमें अपना दिमाग भी यूज करना है। आखिरकार पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मतलब अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा तो तेज ही होता है पॉलिटिकल साइंस वाला स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको दिमाग का प्रयोग करना है अपना और आपको खुद से भी ज़्यादा लिखना है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा नोट्स दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो सके। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो पक्का आपके एग्जाम में मैच करेगा, ठीक है। सब नहीं तो मतलब यहाँ का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम छूटने की संभावना बहुत लो है, ठीक है। राजनीतिक सांस्कृतिक की अवधारणा और प्रकारों पर चर्चा करें। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं
तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ, कारक और महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग, एजेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में है, उसके बाद हिंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, राजनीतिक भागीदार और लामबंदी के रूप में महत्व का वर्णन करें। इंग्लिश में डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सॉरी, पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन। ओके, चौथा प्रश्न। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया है राजनीतिक अभिजात वर्ग की अवधारणा स्पष्ट करें। अभिजात वर्ग मतलब अमीर वर्ग। ठीक है, और विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करना है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एलाइट एंड डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज। अलग अलग थ्योरीज के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे छठा प्रश्न, राजनीतिक भर्ती प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट माने जो भर्ती होता है, जैसे कि राजनेता, एमएलए, एमपी, ये सारे लोग। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सातवां प्रश्न, राजनीतिक संचार का अर्थ और माध्यम और महत्व स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द मीनिंग, चैनल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है कि आठवां प्रश्न, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ एवं संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, डिस्कस द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ से आपका जो है कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा ये मेजर पेपर 6, 8 प्रश्न में। ठीक है, अब आता है मेजर पेपर 7, जिसमें आपको विभिन्न देशों के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के साथ भारत का तुलना करना है, जिसमें आपको यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन। ठीक है, जहाँ से लोग अंग्रेज लोग आया था, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मालूम एक स्विस बैंक है, स्विस बैंक का नाम सुने होंगे। स्विस बैंक जहाँ पे अमीर लोग, राजनीतिक लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पैसों को रखते हैं। ठीक है, मतलब ब्लैक मनी, समझ रहे हैं ना। हाँ, स्विस बैंक, वही स्विट्जरलैंड बैंक को ही स्विस बैंक कहा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है मेजर पेपर 7 में कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। ओके, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ये जानना है आपको इसमें। नेक्स्ट आते हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु तंत्र विश्लेषण और संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करें। देखिए, ये क्वेश्चन मैं पक्का बता रहा हूँ एग्जाम में मैच करेगा, इसलिए जितना भी यहाँ पे टॉपिक कंटेंट दिया जा रहा है इसको आप पढ़ें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक है, और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, संवैधानिक प्रणाली में कार्यपालिका की भूमिका का प्रकार स्पष्ट करें। देखिए, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बोले तो कि देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको मालूम है। ये गवर्नमेंट है, इसके 3 अंग हैं। कौन कौन? 3 गो बेटा है, गवर्नमेंट बाप है, और इसका 3 गो बेटा है जो पूरा का पूरा फैमिली को चलाता है। फैमिली मतलब देश। एक है आपका क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं। एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका जुडिशियरी। इसको इस तरह से मानिए कि जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, वह है कौन? जुडिशियरी। ठीक है, उसका जो मंझला बेटा है वह है एग्जीक्यूटिव, और इसका जो छोटा बेटा है वह है लेजिस्लेटिव। मतलब कार्यपालिका ये है आपका विधायिका, और ये है आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो छोटा बेटा मालूम है थोड़ा सा बदमाश होता है, तो ये जो लीडर होता है लेजिस्लेटिव, जहाँ पे सभी राजनीतिक लोग आते हैं, तो यही है आपका छोटा बेटा जो बदमाश होता है। मंझला बेटा ठीक ठाक रहता है, मतलब ना तो बड़ा बदमाश ना ही बड़ा होशियार, मतलब ना ज़्यादा ईमानदार। ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी नौकरी करने वाले। ठीक है, ये लगभग बीच बीच का आदमी है।
और एक होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी पूरी तरह से नेक रहेगा। बड़ा बेटा जो होता है ना, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, जैसे कि मैं, ठीक है, आई एम द एल्डर सन ऑफ माई फैमिली। तो इसमें क्या होता है, बड़ा बेटा के ऊपर बहुत सारा लोड होता है, जिम्मेदारी होता है, या अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ, इसलिए इसको जुडिशियरी बोलते हैं, न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। समझ गए। तो यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में बताना है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाले, भारत में और विदेश में कैसी व्यवस्था है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक प्रणाली में विधायिका के प्रकार और कार्यों के बारे में बताना है, कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव कैसे होता है अदर देश में, और हमारे देश में कैसा होता है। विधायिका माने जितना भी नेता है, मुखिया से लेकर के पूरा एमपी तक। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। सांसद सबसे बड़ा पोस्ट होता है लीडर में, ठीक है, नेता वगैरह में। और मुखिया, सरपंच, वार्ड सबसे छोटा पोस्ट होता है, ठीक है। अगला है हमारा संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को बताइए। तो या तो न्यायपालिका पूछेगा, या कार्यपालिका पूछेगा, या फिर विधायिका पूछेगा। 3 को बेटा में से किसी एक बेटा के बारे में पूछेगा। एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि संविधान संशोधन। देखिए, हमारे संविधान में कुछ भी चीज़ बदलने का होता है तो हम लोग संशोधन करते हैं। संशोधन मतलब एडिट करना, ठीक है। तो एडिट को ही संशोधन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ एग्जाम्पल। तो भारत में कैसे संविधान को सुधारा जाता है, अगर बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये प्रोसेस जानना है। और विदेशों का क्या प्रोसेस है ये जानेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आपका मेजर पेपर 7 कंप्लीट होता है। टोटल 6 क्वेश्चन है मेजर पेपर 7 में, ठीक है। अब आता है मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 जिसमें आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकतंत्र और भारत का लोकतंत्र के बारे में जानना है, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, लोकतंत्र और भारतीय सरकार और लोकतंत्र, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि भारत की सरकार और लोकतंत्र के बारे में इसमें पढ़ना है। यूनिट 1 है आपका। इसमें पहला है भारत की शासन संरचना प्रक्रिया की भारतीय लोकतंत्र के मॉडल के संदर्भ में व्याख्या करें। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नेंस इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि भारत की जो शासन पद्धति है वह कैसे है। मैं तो बोलूँगा सबसे घटिया शासन पद्धति यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप घटिया बोल रहे हैं तो किस आधार पे, आलोचना। जब भी आपको किसी प्रश्न में पूछे कि आलोचना करें, आलोचना मतलब बुराइयों को निकालें, कमियों को निकालें, ठीक है। अब आता है हमारा पार्ट 2। इसमें पूछा गया है कि भारत में दल प्रणाली की प्रकृति और विकास पर चर्चा करें। इंग्लिश में है डिस्कस द नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कि देखिए, भारत में जो है ना, आदमी अलग अलग पार्टी में चला जाता है। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में जाएगा, कल तृणमूल कांग्रेस में जाएगा, कल समाजवादी पार्टी में जाएगा, ठीक है। तो आदमी मौसम की तरह बदलता है। पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में कभी भी संबंध स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। समय और परिस्थिति के साथ आदमी जो है पॉलिटिक्स में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा बताना है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, भारत में चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न, भारत में क्या है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था से नव उदारवादी नीतियों की ओर परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो नव उदारवाद भारत में जो है ना, नव उदारवाद 1991 में आया। कब? 1991। नव उदारवाद क्या होता है कि हम लोग न्यू लिबरलाइजेशन को मोड अपनाएं, यानी कि भारत अन्य देशों के साथ जाकर के व्यापार करेगा और भारत में भी अन्य देशों की कंपनियां आके व्यापार करेंगी, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन किया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कि विश्व को एक बाजार बनाना, विश्व को एक बाजार बना देना। जैसे आज अमेरिका का कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप घर बैठे खरीद सकते हैं। जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, जैसे मोबाइल फ़ोन ही चाइना का ही ना प्रोडक्ट है जी, रेडमी, रियलमी, सब ओप्पो, वीवो अलग अलग कंट्रीज़ का है। भारत का है इंटेक्स, लावा, कौन खरीदेगा? घटिया प्रोडक्ट देता है इन लोग। तो देखिए, आज कोई भी सामान खरीदिए अच्छा क्वालिटी का तो वो फॉरेन ही मिल पाता है, इंडियन नहीं मिल पाता है। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि जितना भी
टॉप लेवल का इंजीनियर होता है वो सब विदेश भाग जाता है। क्यों? भारत का पॉलिटिक्स इन लोग को जीने नहीं देता है। उन लोग को कोई शौक नहीं लगा कि अपना फैमिली से दूर जाए। भारत का आदमी इन लोग को जीने नहीं देता है, इतना टैक्स वसूलने लगता है ना, और काम करेगा तो पैसा भी ठीक ढंग से नहीं देता है इन लोग। ठीक है, तो आदमी क्यों करेगा यहाँ पे? अमेरिका में डॉक्टर बनेगा तो 5 लाख मिलता है महीना, यहाँ पे मिलता है कितना? 60,000, 67,000, 70,000, मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख बस। ठीक है, वो भी कुछ डॉक्टर को, और वहाँ पे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक मिलता है डॉक्टर का फीस। क्यों यहाँ पे काम करेगा भाई, बताओ? ठीक है, यहाँ पे ना ठीक ढंग का सड़क है, ना ठीक ढंग का सिस्टम है। ठीक है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा मिलता है लोगों को। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग ही दबदबा रहता है। तो यहाँ पे आदमी कुल मिला के ना परेशान हो जाता है। ठीक है, यह देश राड़ लोगों का देश है। राड़ समझते हैं ना? हाँ। तो भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन की भूमिका और प्रभाव बताना है कि कौन कौन से सामाजिक आंदोलन होते हैं। आंदोलन, आदमी जब थक जाता है सिस्टम के अत्याचार से तब वो आंदोलन करता है। ठीक है, तो आंदोलन के बारे में बताना है, और थोड़ा सा महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में भी बता दीजिएगा। अब आता है भारत में लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है, ये बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे टोटल क्वेश्चन लास्ट आ जाता है, और ये अंतिम प्रश्न है। भारत में मीडिया और जन सांस्कृतिक धारा के राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करें कि मीडिया जो है इसको, जैसे 3 गो बेटा बोले ना, तो 3 गो बेटा में कौन कौन है? एक न्यायपालिका, एक क्या है? कार्यपालिका, और एक है विधायिका। चौथा बेटा मान के चला जाता है कि चौथा बेटा जो है मीडिया है। मीडिया को चौथा बेटा माना जाता है, ये है नहीं, ये बस ऐसा मान के चलिए कि ये सौतेला बेटा है। ठीक है, इसको बस दर्जा मिला है नाम का। ठीक है, इसको कुछ मिलता उलता नहीं है। तो मीडिया को जो है चौथा स्तंभ बोला जाता है पॉलिटिक्स का। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। इसमें 3 चीज़ें आएंगी। प्रिंट मीडिया आएगा आपका। ठीक है, एक है दृश्य मीडिया, दृश्य मीडिया जिसमें हम लोग देखते हैं। प्रिंट मीडिया जैसे अखबार हो गया, जो प्रिंट होता है। ठीक है, अखबार हो गया, मैगजीन हो गया। दृश्य मीडिया जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे आपका टीवी चैनल हो गया। एक होता है हमारा ध्वनि मीडिया। ध्वनि में क्या होता है? साउंड में, जैसे रेडियो हो गया। लेकिन जो हम लोग टीवी देखते हैं वो दृश्य और ध्वनि दोनों है। और इसके अलावा इंटरनेट दृश्य मीडिया भी है, ध्वनि मीडिया भी है। ठीक है, और प्रिंट मीडिया भी है। तो इंटरनेट से आजकल जो है सभी चीज़ें, दुनिया ही बदल गया। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी अभी आपने देखा, ये सारा कोर्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा PDF। ठीक है, ये PDF कैसे मिलेगा? या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, और आपका email ID। उसके बाद OTP वेरिफिकेशन आएगा, हो जाएगा। देन आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपका कोर्स ओपन होगा। या फिर आप क्या कीजिएगा, ऑल प्रोग्राम में आइए, सबसे अच्छा है ऑल प्रोग्राम में आइएगा। ऑल प्रोग्राम में सभी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोग्राम खुल जाएगा। आपको SKMU का भी प्रोग्राम मिलेगा, और 60 रुपया का नीचे में लिखा रहेगा परचेज। ठीक है, 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, आपका ऑल कोर्स ओपन हो जाएगा। फिर अपना सेमेस्टर 4 पे क्लिक कीजिएगा, और वहाँ पे वीडियो आएगा, नोट्स आएगा। ठीक है, PDF आएगा। तो आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाइएगा, और सब वीडियो और नोट्स वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ऑल कोर्सेस लिखा होगा, ऑल कोर्सेस में जाइएगा, सब कुछ वहीं पे होगा। 60 रुपया एक बार पेमेंट कीजिए, फिर सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब फ्री हो जाएगा। मतलब एक बार पेमेंट 4 साल के लिए फ्री है। ठीक है, BA BCom BSc ऑल प्रोग्राम आप एक्सेस कर पाएंगे, चाहे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हो। ठीक है, चाहे माइनर पेपर का हो, चाहे AEC पेपर का हो, हर पेपर आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके दोस्तों, बाय। ये ऐप जितना जल्दी आप इंस्टॉल करेंगे आप ही के लिए फ़ायदा होगा। ज़्यादा फीस नहीं है, 60 रुपया मैंने इसलिए रखा है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। ओके, क्योंकि पढ़ाई का फ्री में देते हैं ना, तो आदमी वैल्यू नहीं लगाता है उसका, घर की मुर्गी दाल बराबर कर देता है, इसलिए छोटा सा अमाउंट रख दिए हैं। बाय।